सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। स्वागत है आपका FST1 वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो में। ये FST MCQ वीडियो सीरीज़ की पार्ट 9 वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बदलता हुआ पर्यावरण। इस वीडियो में हम एक ही चैप्टर को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में 2 चैप्टर को कवर करते थे, बट ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ एक चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। आप ये वीडियोस को अच्छे से देखें दोस्तों, और अपना रिवीजन करते रहें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और मैक्सिमम नंबर गेन कर पाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ या ऊर्जा का ऐसी दर और ऐसी मात्रा में मिलना जो जीवन के लिए हानिकारक है, उसे प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में किसी भी पदार्थ का ऐसी मात्रा में मिलना जो जीवन के लिए हानिकारक हो, उसे ही प्रदूषण कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थ या प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, जिन्हें प्रदूषक भी कहा जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम है दीर्घस्थायी प्रदूषक और अदीर्घस्थायी प्रदूषक। ये 2 तरह के प्रदूषक होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विखंडनीय प्रदूषक क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो जैव विखंडनीय प्रदूषक जो हैं, वैसे प्रदूषक जिनका विखंडन जीव जंतु कर सकते हैं। बैक्टीरिया और जीव जंतु जिनका विखंडन कर देते हैं, जिनको खत्म कर देते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट या जैव विखंडनीय प्रदूषक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक प्रदूषक के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक 5 तरह का होते हैं, जिनमें आपको ये सारे को याद रखना है दोस्तों। ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इनमें से कोई भी, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रह सकता है, या इनमें से सभी रह सकता है। तो आपको सारे के नाम याद करने। तो पहला जो प्राथमिक प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है CO। दूसरा है हाइड्रोकार्बन। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और 5वां है सूक्ष्म कण। तो ये 5 जो है वो प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विषैली गैस ऑक्सीजन की दहन क्षमता कम कर देती है, क्योंकि वह हेमोग्लोबिन में घुल जाती है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे रक्त में, हमारे खून से ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में पहुंचती है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो दोस्तों, वो एक ऐसी जहरीली गैस है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, वहन क्षमता, मतलब उसके जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने की जो क्षमता होती है, उसको कम कर देती है। कैसे कम करती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के जगह पे खुद घुल जाती है रक्त में और ऑक्सीजन को रोक देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से बनता है। तो गैसोलीन, कोयला, चारकोल और कचरे जैसे कार्बनिक पदार्थों के पूरी तरह नहीं जल पाने के कारण, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन होता है, वो पूरी तरह जब नहीं जल पाते हैं, और उनमें से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह रोग जो एस्बेस्टस के कणों के फेफड़ों में जमा हो जाने के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये एक कैंसर है, जो एस्बेस्टस के कणों जो है वो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे कैंसर होता है। तो इस रोग का नाम है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस इसका नाम है। अगला प्रश्न है, वह रोग जो सिलिका के फेफड़ों में निक्षेपण से होता है। सिलिका जो कि बालू या कांच बनाने में यूज होती है, वो फेफड़ों में जमा हो जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसे सिलिकोसिस रोग होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैन, PAN, पैन क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रदूषक है, जिसका पूरा नाम होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा क्या है? तो जब वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है,
तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। जब बारिश होती है और उस बारिश का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्षा जल का जो पीएच मान होता है शुद्ध वर्षा जल का, वो 7 होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उदासीन शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, वो 7 होता है। 7 में वो उदासीन हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल में टोटल दोस्तों 0 से लेकर के 14 तक 14 तक रैंकिंग होती है, जिसमें अम्ल, क्षार और उदासीन जो कंपाउंड या एलिमेंट्स हैं, तत्व और यौगिक, उनका पता चलता है। तो इसका जो बीच का पार्ट होता है 7, यहाँ पे इस वैल्यू के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उदासीन होते हैं। और इससे नीचे अगर हम जाते जाएंगे तो वैसे वैसे उस पदार्थ की अम्लीयता, एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके विपरीत कि जैसे हम 7 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वो पदार्थ क्षारीय होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा पीएच स्केल में उसकी वैल्यू होगी वो पदार्थ उतना ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले, अम्ल वर्षा संगमरमर की मूर्तियों और धातुओं का संक्षारण कर देती है। ये आपको एक जानना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसके कारण संगमरमर की मूर्तियां और धातुओं में संक्षारण या जंग लग जाती है। तो अम्ल वर्षा के कारण। आपको पता होगा कि जैसे कि ताजमहल का रंग जो है वो पीला होता जा रहा है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण अम्ल वर्षा ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को जानने के लिए दोस्तों आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव वायुमंडल की कौन सी परत करती है? तो आपको पता होगा कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव जो करती है वो वायुमंडल की ओजोन परत करती है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अगली वीडियो लाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूमकोहे की रचना किनसे होती है? तो प्रकाश रासायनिक धूमकोहे की जो रचना होती है वो 3 तत्वों से मिलकर होती है। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इन तीनों को आपको याद रखना है कि प्रकाश रासायनिक धूमकोहे की रचना किनसे होती है। अगला प्रश्न है, मिनीमेटा रोग किस धातु के कारण होता है? जापान में ये रोग काफी ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये जो रोग है मिनीमेटा रोग, ये धातु जो है, धातु कौन सी धातु? मर्क्यूरी, पारा, मर्क्यूरी की अधिकता के कारण ये रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि या शोर की तीव्रता किससे नापी जाती है? साउंड पोल्यूशन होता है या साउंड होता है, उसकी जो तीव्रता है उसका यूनिट, उसका मात्रक क्या है? तो ध्वनि और शोर की तीव्रता का मात्रक जो है वो डेसीबेल होता है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस की दुर्घटना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुई थी, जो कि एक बहुत ही भयानक दुर्घटना थी। उस पूरी घटना में जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम है जिसके कारण वह दुर्घटना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है दोस्तों, जिसमें कि नाभिकीय प्रयोग किया जा रहा था और वो एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई थी। ये यूरोप में हुआ था। तो ये जो हुई थी ये दुर्घटना, ये 1986 ईस्वी, 1986 जो ईस्वी है उसमें हुई थी। अगला प्रश्न है, सुपोषण के कारण जलाशयों में कौन सी घटना होती है? सुपोषण के कारण जलाशयों में कौन सी घटना होती है या सुपोषण क्या है? तो सुपोषण जो होता है दोस्तों वो जो तालाबों में है बहुत ज़्यादा एल्गी यानी कि शैवाल हो जाते हैं, जिसके कारण तालाब जो है वो हरा दिखाई देने लगता है। इस वजह से ये जो घटना होती है इसे सुपोषण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? एल्गी ब्लूम होता है, मतलब एल्गी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और ये जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए चैप्टर के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की ओर चलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अगला पॉइंट है, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते तथा जिनका पुनरुत्पादन होता रहता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे और जो हमेशा बनते रहते हैं, उन संसाधनों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो संसाधन जो एक बार उपयोग करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और उनका दोबारा उत्पादन नहीं हो पाता है, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर जो मीठा पानी है, खारे पानी के अतिरिक्त अलवणीय जल वो कितना है? तो उसकी मात्रा कुल पानी का 2.7% ही है, 2.7%। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो जल तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कोई मिट्टी कितना जल या ऑक्सीजन अपने आप में समा कर रख सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है, उस पर ही उसकी उर्वरता, उसका उत्पादन निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, वन, चारागाह, वन्य जीवन और जलीय जीवन किस संसाधन के उदाहरण हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या क्या हैं? तो वन है, चारागाह है, वन्य जीवन और जलीय जीवन और जितने भी प्राणी जगत हैं वो सारे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, भूमि की सबसे ऊपरी परत क्या बनाती है? तो भूमि की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो मृदा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी का रंग कैसा होता है? पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग कैसा होता है? तो राख धूसर से लेकर हल्का पीला भूरा रंग का मिट्टी होती है। राख धूसर से लेकर हल्का पीला और भूरा रंग की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताएं। तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग एवं ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस। ये सारे जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन रह सकते हैं और इनमें से सभी रह सकता है, या कोई और दे देगा तो वो आपको चुनना रहेगा। तो ये आप सारे याद रखें, आपको एमसीक्यू में हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न है, रिएक्टर क्या उत्पन्न करता है? तो रिएक्टर जो है वो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह की फोटो में रैखिक लक्षण डैश के भंडारों के क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो पृथ्वी की सतह की फोटो में रैखिक लक्षण जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, किस चीज के भंडार दर्शाते हैं? तो खनिज और भूमिगत जल के भंडार को दर्शाते हैं। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थों के जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में विखंडन की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। किण्वन, कार्बनिक पदार्थ जो है वो जटिल यौगिक से सरल यौगिक में विखंडित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो फ्लाई ऐश जो है उसका इस्तेमाल जो होता है वो सीमेंटिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संसाधनों के अपशिष्टों को पुनः उपयोग करने के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें संसाधनों को अपशिष्ट हो जाते हैं उनको पुनः उपयोग किया जाता है, तो उस प्रकार के संसाधनों को जो प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो उसे पुनः चक्रण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रिसाइकलिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि जो है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। ये एक बार अगर अपरदित हो गई या उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई तो उसे बनने में काफी टाइम लग जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मटर जैसे पौधे मृदा की सहायता किस प्रकार करते हैं? अगला क्वेश्चन है, मटर जैसे पौधे मृदा की सहायता किस प्रकार करते हैं? तो मटर जैसे जो पौधे होते हैं वो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल का पुनर्भरण किस प्रकार होता है? तो भूमिगत जल का जो पुनर्भरण होता है उसकी जो रिफिल होता है वो वनस्पति और वृक्ष लगाकर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, धातुमल यानी कि स्लैग क्या है? तो अयस्क से धातु निकालने के बाद बचने वाला जो अयस्क का पदार्थ होता है उसे ही स्लैग कहा जाता है हिंदी में, जिसे धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से लवणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समुद्री जल से जो लवण को दूर कर देते हैं तब उस प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं उसे विलवणीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को एक शेयर करें। FST 1 के बाकी की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां FST 1 की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, उसमें आपको FST 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को एक शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए वन लाइनर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला वन लाइनर है, खेतों में बनाई गई मिट्टी की मेड़ को क्या कहते हैं? तो खेतों में बनाई गई मिट्टी की मेड़ को परिरेखा वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ियाँ, मिट्टी, बालू के बारे इत्यादि को खेतों में बनी पानी की नालियों में बहते पानी की गति को रोकने के लिए लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इस टाइप से बने हुए जो बंध होते हैं उसे खड्ड बंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 8% वर्षा किस मानसून के कारण होती है? देश की संपूर्ण वर्षा का लगभग, यहाँ 8 नहीं 80% होना चाहिए दोस्तों, तो करेक्शन कर लीजिएगा। लगभग 80% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन के कारण हम मिट्टी के साथ और क्या खो देते हैं? तो मृदा अपरदन के कारण हम मिट्टी के साथ साथ, मिट्टी तो खोते ही हैं, लेकिन मिट्टी के साथ साथ उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसमें बहकर चले जाते हैं, तो हम पोषक तत्वों को खो देते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा उत्पादक क्षमता किस मिट्टी की होती है? तो सबसे ज्यादा जो उत्पादक क्षमता होती है दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादक क्षमता जलोढ़ मिट्टी की होती है। यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है? तो भारत की लगभग 28% कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुक्कुट पालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो विश्व में जो कुक्कुट पालन, जिसे मुर्गी पालन भी कहते हैं, उसका जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य प्रदेश के लाल जंगली मुर्गे से हुआ था। विश्व में कुक्कुट पालन का प्रारंभ। तो दोस्तों आप इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। मैं सारे के सारे FST 1 के चैप्टर्स इसमें कवर करने वाला हूं, ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है, जो MCQ पैटर्न में होगा, उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप इजीली 60 एबव मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए और इसे एग्जाम से पहले सारे को नोट्स को क्लियर करके आप जाइए। आपको पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो से इजीली 60+ नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो पाए। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उगाए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं
उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो खरीफ फसल बोया जाता है जुलाई से अक्टूबर के महीने में, और रबी फसल जो है वो अक्टूबर से मार्च के महीने में इसकी अवधि होती है। अगला प्रश्न है, दलहन फसलों के जड़ों में क्या पाए जाते हैं? तो दलहन फसलें जो होती हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम संकर कपास का उत्पादन करने का श्रेय किन्हें जाता है? जो संकर कपास होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से उसमें जो खूबियां बनाई जाती है, वो जो कपास होता है उसको प्रथम जो संकर कपास है उसका उत्पादन भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को जाता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक ही प्रथम संकर कपास जो है उत्पादन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईंधन के रूप में काम आने वाले पेड़ हैं, तो कौन से पेड़ को हम ईंधन के रूप में काम ला सकते हैं? तो ये पेड़ हैं सुबाबुल, कैसुइरेना, स्टाइलॉस, यूक्लिप्टस। इन सब पेड़ों को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिले फसल व्यवस्था क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिले फसल व्यवस्था। तो रिले फसल व्यवस्था जो होती है, पिछली फसल कटने से पूर्व अगले फसल बो दी जाती है, जिसमें एक फसल कटती भी नहीं है और हम दूसरे फसल को बो देते हैं, तो उस फसल व्यवस्था को हम लोग रिले फसल व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना सूअर के मांस को कहा जाता है, सूअर को कहा जाता है। सूअर उत्पादन जो होता है उसे प्रोटीन के कारखाना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में मत्स्यिकी उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है? तो मत्स्यिकी उत्पादन, जिसे मछली पालन भी कहते हैं, इसके क्षेत्र में जो भारत का स्थान है वो 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शीत रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शीत रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान, वो लद्दाख है। लद्दाख को भारत का शीत रेगिस्तान कहा जाता है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ठंडे रेगिस्तानों के लिए किस प्रकार की किस्में अधिक उपयुक्त हैं? तो ठंडे रेगिस्तानों के लिए जो अधिक उपयुक्त किस्में हैं वो है जल्दी पकने वाली और शीत प्रतिरोधी फसलें। जल्दी पकने वाली और शीत प्रतिरोधी फसलें जो हैं वो ठंडे रेगिस्तानों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी देने वाले पेड़ों के उदाहरण हैं। शुष्क प्रदेशों में ईंधन के लिए जो लकड़ी देने वाले पेड़ हैं उनके उदाहरण हैं कीकर, मास्क्विट और सफेदा। ये सब जो हैं शुष्क प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी भूमि में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाली फसलों के नाम कौन कौन से हैं? तो सूखी भूमि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो सुधारते हैं, वो अरंड और अरहर की फसल जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी प्रदेशों में मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पहाड़ी प्रदेशों में मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कारण काटो और जलाओ पद्धति है। काटो और जलाओ पद्धति के द्वारा खेती की जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बुरी तरह बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की क्षारीयता का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी क्षारीय हो जाती है जिसका मुख्य कारण क्या है? सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा का अधिक होना। जब मिट्टी में सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाती है, जो कि नुकसानदायक है। अगला प्रश्न, लवणीय मिट्टी के प्रबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लवणीय मिट्टी का जो प्रबंधन होता है उसमें जल प्रबंधन यानी कि जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, जैव प्रणालियों या उनकी प्रक्रियाओं का औद्योगिक पैमाने पर उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस विज्ञान को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये भी आ सकता है। तो जैव प्रणालियों या उनकी प्रक्रियाओं का औद्योगिक पैमाने पर उपयोग। आधुनिक कृषि से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आधुनिक कृषि से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या जो है वो ऊर्जा की है।
चैप्टर 21 भोजन एवं पोषण, चैप्टर 22 स्वास्थ्य और रोग। हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो ईंधन का कार्य है वो भोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जादायक भोजन कौन से हैं? ऊर्जादायक भोजन जिन्हें एनर्जी फूड्स भी कहते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, शरीर निर्माई भोजन किसे कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। शरीर निर्माई भोजन जो है वो प्रोटीन को कहा जाता है क्योंकि ये ऊतकों के निर्माण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षक भोजन किसे कहा जाता है? संरक्षक भोजन जिसे प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं वो लवण और विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है? तो हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो लगभग 70% होती है। अगला प्रश्न है, ऊतकों के मरम्मत एवं निर्माण के लिए उत्तरदायी भोजन कौन से हैं? ऊतकों के मरम्मत एवं निर्माण के लिए जो भोजन होते हैं इम्पोर्टेंट, वो प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं तो ये शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है क्योंकि ये हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी और सी याद रखिएगा कि ये जल में घुलनशील होता है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए आगे के चैप्टर ऐसे ही लाते रहने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि विटामिन बी सी के अलावा जितने विटामिन होते हैं, विटामिन ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त स्राव को रक्त के जमाव द्वारा रोकने में सहायक विटामिन का नाम क्या है? तो रक्त जो स्राव होता है हमारा, जो खून निकलता है तो वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो वो बंद किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण वो रक्त स्राव रुक जाता है। इसी तरह इसमें ये भी स्टेटमेंट रह सकता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो विटामिन के करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में आवश्यकता से अधिक प्रोटीन किस में बदल जाता है? जब हम आवश्यकता से अधिक प्रोटीन ले लेते हैं तो वो ऊर्जा और वसा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन जो है उसे बनाने में लौह तत्व सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन और कैलोरी के अभाव के कुपोषण से होने वाली गंभीर बीमारी कौन सी है? तो प्रोटीन और कैलोरी के अभाव से होने वाली जो बीमारी है वो क्वाशियोकर और सूखा रोग है। क्वाशियोकर और सूखा रोग जो है वो प्रोटीन और कैलोरी के अभाव में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, टांगे टेढ़ी होना जिसे रिकेट्स कहा जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स जो बीमारी होती है दोस्तों वो विटामिन डी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जो हम आहार लेते हैं तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जो मापा जाता है वो कैलोरी में मापा जाता है। तो आहार की ऊर्जा को जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य के जो 3 तत्व हैं वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य के 3 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी? सूक्ष्म जीवों को जो खोज की थी वो एंटोनी फन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की? तो सूक्ष्म जीवों की खोज जो की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो दोस्तों वीडियो के बने रहे इस FST 1 के प्लेलिस्ट के साथ क्योंकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार हैं तो, और एक वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रोगाणुओं के प्रवेश में प्रमुख भौतिक रुकावट कौन सी है? तो रोगाणुओं के प्रवेश के लिए जो भौतिक रुकावट है वो हमारी त्वचा होती है। हमारी त्वचा से जो वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो काफ़ी हद तक
रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा कौन उन्हें निगलकर करता है? तो रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा उन्हें निगलकर करने वाला जो तत्व है वो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहा जाता है, वो रोगाणुओं को निगल करके हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी माता जिसे चेचक कहा जाता है, उसे बड़ी माता का टीका खोजने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो जो प्रथम व्यक्ति थे चेचक का टीका खोजने वाले वो एडवर्ड जेनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, उनसे होने वाले जो रोग हैं वो आपको याद रखना है दोस्तों। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि हैजा किससे होने वाला रोग है, अतिसार किससे आने वाला रोग है, तो आपको एक एक सारे को याद कर लेना है एक एक करके। तो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं वो है, पहला है हैजा, दूसरा अतिसार, कुष्ठ रोग, प्लेग, तपेदिक जिसे टीबी भी कहा जाता है, और टाइफाइड। ये सारे जो हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग। तो आप इनको जरूर से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा विषाणुओं से होने वाले रोग पूछा जा सकता है, वायरस। तो विषाणुओं से होने वाले रोग जो हैं वो हैं छोटी माता, खसरा, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज। ये सारे जो रोग हैं ये विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो आप एक एक करके इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि प्रजीवाणु जिसे प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, उनके द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो हैं वो मलेरिया और निद्रा रोग है। मलेरिया का परजीवी का नाम भी आप याद रख लीजिएगा, ये मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक जिसे इंग्लिश में फंगई कहा जाता है, इसके द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो कवक द्वारा होने वाले रोग जो हैं वो चर्म रोग है, स्किन इन्फेक्शन, और दाद। चर्म रोग और दाद जो हैं वो कवक से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृमि यानी कि वर्म, कृमि द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, या कि कृमियों के नाम आप कह लीजिए कि कृमि के नाम कौन से हैं? तो दो तरह की कृमि होती है, पहली है फीता कृमि और दूसरा है अंकुश कृमि। तो आप इन सबको जरूर से याद कर लीजिएगा, आप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, FST1 वीडियो लेक्चर सीरीज की पार्ट 13 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिना कोई इंट्रो दिए या बिना कोई टॉपिक डिस्कस किए हुए डायरेक्ट कंटेंट की ओर जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस चैप्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैंने पहले से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इस वीडियो का है चैप्टर 23 मस्तिष्क और शरीर, और दूसरा चैप्टर है चैप्टर 24 मनोविज्ञान और व्यवहार के पहलू। मनुष्य के मस्तिष्क की रचना 1 खरब कोशिकाओं से हुई है, जिनको क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की रचना 1 खरब कोशिकाओं से हुई है, जिन्हें हम तंत्र कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत कौन भेजता है? तो तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को हमारे शरीर में जो संदेश भेजने का काम करता है वो करते हैं मोटर न्यूरॉन, जिन्हें प्रेरक तंत्र कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग कब पैदा होते हैं? तो तंत्रिका आवेग पैदा होने का जो कंडीशन है वो है किसी उद्दीपन या किसी उत्तेजित करने वाली घटना के बदले। किसी उद्दीपन या किसी उत्तेजित करने वाली जब घटना होती है तो हमारे शरीर में तंत्रिका आवेग पैदा होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह भाग जो धागे की तरह है, अन्य किस्मों की कोशिकाओं या बाहरी पर्यावरण से सूचना लाता है, उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका का वह भाग है जो धागे की तरह होता है, जो दूसरी कोशिकाओं से या पर्यावरण से सूचना को लाता है, तो उसे कहते हैं, उस भाग को द्रुमिका कहा जाता है। अगला प्रश्न, तंत्रिकाक्ष टर्मिनल द्वारा एक विशेष रसायन छोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो तंत्रिकाक्ष टर्मिनल, इनसे एक रसायन निकलता है, उस रसायन को तंत्रिका ट्रांसमीटर कहा जाता है, तंत्रिका ट्रांसमीटर। अगला प्रश्न, किसी तंत्रिकाक्ष के सिरों
और अगली कोशिका के द्रुमिका के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो किसी तंत्रिकाक्ष के सिरों और अगली कोशिका के द्रुमिका, मतलब द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष के सिरों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्ग्रथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रथन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक एक संदेश कौन ले जाता है? तो संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संदेश ले जाने का जो कार्य करता है वो संवेदी कोशिकाएं कहती हैं। कौन करती है दोस्तों? संवेदी कोशिकाएं। याद रखिएगा, संवेदी कोशिकाएं जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश ले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन से हैं? तो तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, वो होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के दो भाग। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या सम्मिलित है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने देखा एक भाग, उसमें जो सम्मिलित होता है कंसिस्ट करते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति, बोध और विचार के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? स्मृति बोध मतलब मेमोरी, स्मृति बोध और विचार के लिए, थिंकिंग के लिए मस्तिष्क का जो भाग उत्तरदायी है उस भाग का नाम है अग्र मस्तिष्क। तो याद रखिएगा दोस्तों, अग्र मस्तिष्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का अनैच्छिक नियंत्रण किन तंत्रिकाओं से होता है? शरीर के आंतरिक अंगों का अनैच्छिक नियंत्रण जो होता है वो स्वायत्त तंत्रिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न, शरीर का संतुलन बनाए रखना शरीर के किस भाग का कार्य है? तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखना कार्य है वो अनुमस्तिष्क का कार्य है। तो हम जो साइकिल चला पाते हैं, बाइक चला पाते हैं, तो वो हम अनुमस्तिष्क के कारण ही चला पाते हैं, यही कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है। तो अगला प्रश्न है, भूख, प्यास इत्यादि का नियंत्रण करना मस्तिष्क के किस भाग का कार्य है? तो भूख, प्यास आदि का जो नियंत्रण करना है ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग का कार्य है। अगला प्रश्न, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है, उसमें टोटल 12 जोड़ी जो होती हैं कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न, मेरुरज्जु में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरुरज्जु में जो तंत्रिका कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो 31 जोड़ी होती है। याद रखिएगा, 31 जोड़ी। अगला प्रश्न, कोई भी जाति विशेष व्यवहार जो अभ्यास से संबंधित नहीं वह है। कोई भी जाति विशेष व्यवहार जो अभ्यास से संबंधित नहीं है वह व्यवहार क्या कहलाता है? उस व्यवहार को स्वाभाविक व्यवहार कहते हैं। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों में दी गई सामग्री को पढ़ना और याद रखना यह कौन सा अधिगमन है? तो पाठ्य पुस्तकों में दी गई सामग्री को पढ़ना और उनको याद रखना जो है वो संज्ञानात्मक अधिगमन है। याद रखिएगा, आपके बुक में है संज्ञानात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम के 3 तरीके कौन से हैं? तो अधिगम जो है उसके 3 तरीके जो हैं वो हैं उद्दीपन और अनुक्रिया, दूसरा है पुरस्कार और दंड, और संज्ञात्मक अधिगम। अधिगम मतलब याद रखिएगा दोस्तों कि एक तरह से कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, उसे अधिगम हम कह सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि FST 1 की सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के FST 1 के पिछले चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप BSHF 101 के भी चैप्टर वाइज MCQ सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे प्रायः यह सोचते हैं कि वे दुनिया की धुरी हैं। यह कौन सी अवस्था है?
तो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में जो बच्चे समझते हैं दोस्तों कि वो दुनिया की धुरी है, मतलब कि उन्हीं से सारी दुनिया संबंधित है, तो ये जो है इस अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को नापने पर जो परिणाम सामने आता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को नापने पर जो परिणाम सामने आता है उसे बौद्धिक स्तर कहते हैं, जिसे हम लोग IQ लेवल भी कहते हैं दोस्तों। IQ लेवल किसी व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको नापने की एक प्रक्रिया है। तो आगे देखते हैं कि बौद्धिक स्तर यानी कि IQ निकाला कैसे जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। फॉर्मूला है बौद्धिक स्तर इक्वल्स टू होता है मानसिक आयु मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई वास्तविक आयु। मानसिक आयु गुना 100 बटा वास्तविक आयु, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के समान होती है तो उसका बौद्धिक स्तर कितना होता है? जब मानसिक आयु दोस्तों वास्तविक आयु के समान हो जाती है जब मानसिक आयु दोस्तों वास्तविक आयु के समान हो जाती है तो उनका जो IQ होता है वो 100 होता है, बौद्धिक स्तर वैसे व्यक्ति का 100 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म से 18 महीने तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो शिशु के जन्म से 18 वर्ष तक की अवस्था को संवेदिक प्रेरक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विस्थापित आक्रामकता क्या है? विस्थापित आक्रामकता जो है वो अप्रत्यक्ष क्रोध। अप्रत्यक्ष क्रोध क्या होता है? विस्थापित आक्रामकता। चलिए अगला प्रश्न है, आक्रामकता मानव की कैसी प्रक्रिया है? तो आक्रामकता जो है वो मानव की सीखी हुई प्रक्रिया है। दोस्तों आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी को बढ़ाऊं, तो इस वाले वीडियो सीरीज में मैंने क्वेश्चन की क्वांटिटी को बढ़ाया है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम MCQ वाइज होगा। तो आपको इन वन लाइनर्स को अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की अवस्था कितनी होती है? तो किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु होती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब मनुष्य बाल्य अवस्था से वयस्कता की ओर अग्रसर होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जब मनुष्य बाल्य अवस्था से वयस्कता की ओर बढ़ता है तो उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव क्षमता इंजीनियरिंग का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट टर्म है मानव क्षमता इंजीनियरिंग, ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तो मानव क्षमता इंजीनियरिंग का अर्थ है मशीनों और कार्यस्थल पर मनुष्य की दक्षता का अध्ययन करना। तो मशीनों और कार्यस्थल पर मतलब फैक्ट्री या कार्यस्थल पर जो मनुष्य की दक्षता होती है उसको जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम मानव क्षमता इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब कि कोई मशीन बन गया और उसको हमने कहीं पे प्लांट कर दिया, और उस पे जो व्यक्ति काम करेगा वो कितना स्किल है उनमें उस मशीन को ऑपरेट करने में, तो उस जो विज्ञान है उस विज्ञान को हम लोग मानव क्षमता इंजीनियरिंग कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वे 3 तत्व कौन से हैं जिनका अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री की मानसिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री की मानसिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके 3 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो जो 3 तत्व हैं दोस्तों वो है अकेलापन, संवेदन का अभाव और भारहीनता। याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष पर जाता है तो इन सब तीनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है। अकेलापन, दूसरा है संवेदन का अभाव, मतलब कि उनको कोई फीलिंग बहुत कम होती है, और उनको भारहीनता का, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो भारहीनता का अनुभव होता है। तो दोस्तों आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, आकाशवाणी के प्रसारण से कितने % लोगों तक पहुंचा जा सकता है? तो आकाशवाणी यानी कि रेडियो के प्रसारण से
देश के लगभग 95% लोगों तक पहुंचा जा सकता है। यह आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। आकाशवाणी रेडियो की बात तो हो गई, अब आते हैं दूरदर्शन पर, यानी कि टेलीविजन। दूरदर्शन के प्रसारण से कितने प्रतिशत लोगों के तक पहुंचा जा सकता है? तो दूरदर्शन के प्रसारण से लगभग 70% लोगों तक पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान अधिकांश संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वतंत्रता लड़ाई के दौरान अधिकांश संचार जो है वो परस्पर संप्रेषण के द्वारा किया जाता था। परस्पर संप्रेषण का मतलब हुआ दोस्तों माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन, एक दूसरे को बोल बोलकर लोगों तक बात पहुंचाना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और इस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी और साथ ही साथ टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राज्य मुख्यतः किस आधार पर बनाए गए हैं? तो भारत के राज्य जो हैं वो ज्यादातर भाषा के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संचार में डैश का अपना स्थान है। तो संचार में किसका अपना स्थान है? एक महत्वपूर्ण स्थान है संचार में जनसंपर्क का। जनसंपर्क का जो स्थान है संचार में एक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उनमें आपको चारों ऑप्शन में चूज करके आपको एक ऑप्शन चुनना रहेगा उस ब्लैंक पर। तो इसलिए मैंने ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को डैश की आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को सूचना की आवश्यकता होती है। तो सूचना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डैश देश के नागरिक होने की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा कर सकते हैं। तो क्या देश की नागरिक होने की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा कर सकते हैं? तो संचार माध्यम। संचार माध्यम जो है वो देश के नागरिक होने की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनसंचार की शुरुआत कैसे हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंचार है उसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई। तो भारत में सामाजिक समूहों में होने वाली बातचीत से, ग्रुप डिस्कशन, सामाजिक समूहों में होने वाली बातचीत से भारत में जनसंचार की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं? तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं उनमें आ जाते हैं आकाशवाणी यानी कि रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन। तीसरा है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्में, टेलीफोन, इंटरनेट। तो ये सारे जो हैं आधुनिक संचार के माध्यम हैं। अगला प्रश्न, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी वो 1959 ईस्वी में हुई थी, 1959। अगला क्वेश्चन है, पहली बार टीवी के रंगीन कार्यक्रमों की प्रसारण कब हुई? तो पहली बार जो है टीवी के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो हुई थी वो 1982 ईस्वी में हुई थी, 1982 ईस्वी में। तो दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं तो उन चैप्टर को भी जल्दी से मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जरूर से वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आप FST 1 के इंग्लिश MCQ सीरीज की भी वीडियोस चाहते हैं क्या, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वो इंग्लिश में वीडियो चाह रहे थे, लेकिन जो इंग्लिश वीडियोस के व्यूज है वो काफी कम आते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आप इंग्लिश वीडियो चाहते हैं या नहीं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इंग्लिश वीडियो भी बनाना स्टार्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन है, 1983 में भारत ने अपना कौन सा बहुउद्देशीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा? तो 1983 ईस्वी में भारत ने अपना बहुउद्देशीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था जिसका नाम था इनसेट 1B। तो इनसेट 1A जो था उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से फिर से दोबारा इसको लॉन्च कर दिया गया था इनसेट को, जिसका नाम रखा गया था इनसेट 1B।
जो कि एक बहुउद्देशीय उपग्रह था। बहुउद्देशीय उपग्रह कहने का मतलब है कि इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते थे, जैसे कि संचार हो गया, निगरानी हो गई, वेदर फोरकास्ट हो गया। तो बहुत सारे काम एक उपग्रह से लिए जाते हैं, तो उन्हें बहुउद्देशीय उपग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श संचार व्यवस्था क्या है? तो आदर्श संचार व्यवस्था तो वह संचार व्यवस्था जिसमें जनसंचार और अंतर्वैयक्तिक संचार माध्यमों का मिश्रण हो, तो उसे आदर्श संचार व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जनसंचार और अंतर्वैयक्तिक संचार माध्यमों का मिश्रण होता है। जनसंचार भी होता है और अंतर्वैयक्तिक संचार माध्यम का मिश्रण भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आ सकता है UNESCO, यूनेस्को। तो इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन 3 चीजों ने मिलकर संचार व्यवस्था में नई क्रांति ला दी है? तो किन 3 चीजों ने मिलकर क्रांति ला दी है? तो वो 3 चीजें हैं, दूर संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और उपग्रह। तो दूर संचार प्रौद्योगिकी यानी कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और सैटेलाइट। तो ये 3 चीजें हैं जिन्होंने संचार व्यवस्था में नई क्रांति ला दी है। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में पंचशील देशों ने पाश्चात्य शक्ति गुटों की सूचना और संस्कृति के क्षेत्र में समाजवादी रवैये की आलोचना की थी? तो वह सम्मेलन कौन सा था? तो वह सम्मेलन जिसमें पंचशील देशों ने, पंचशील जो देश थे, उन्होंने पाश्चात्य शक्ति गुटों की सूचना और संस्कृति के क्षेत्र में समाजवादी रवैये की आलोचना की थी। पंचशील देश जो थे, उन्होंने पाश्चात्य जो गुट थे, उन लोगों के साम्राज्यवादी जो रवैया था, उनका उन्होंने जो है आलोचना किया था। तो ये जो सम्मेलन था, ये था बांडुंग सम्मेलन, जो कि 1956 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिनमें पंचशील देशों ने भाग लिया था, जिनमें भारत भी एक था। तो ये थे चैप्टर 25 और चैप्टर 26 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो FST1 के दूसरे वीडियोस देखने के लिए ये राइट वाला वीडियो दबाएं, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए डायरेक्ट चलते हैं वन लाइनर्स की तरफ। पहला वन लाइनर है कि 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था? तो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप FST1 के MCQ वन लाइनर्स की PDF ई बुक को लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ले सकते हैं। उस FST1 के ई बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स इसी तरह के मिल जाएंगे, जो कि लगभग 800 क्वेश्चन का कलेक्शन है। उसके अलावा उसी PDF में आपको प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 के पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में और रिवीजन करने में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हों। तो FST MCQ ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस के साथ उससे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के संविधान में किस प्रकार के समाजवाद की व्याख्या की गई है? तो हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुपाती न्याय और अवसर प्राप्त हो। उस समाजवाद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुपात में न्याय और अवसर प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की संपदा को खोलने की कुंजी किसने दी है? तो प्राकृतिक संसाधनों को खोलने, उसे प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की जो चाबी कुंजी है, वो हमें विज्ञान ने ही प्रदान की है। अगला प्रश्न, एक आदमी निर्धनता रेखा के नीचे आता है जब वह प्रतिदिन कितने कैलोरी नहीं जुटा पाता है? तो वो अपने भोजन में जब 1500 कैलोरी नहीं जुटा पाता है प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति को हम निर्धनता रेखा के नीचे का व्यक्ति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम किस देश को विकसित देश कहेंगे? तो विकसित देश किसे कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादकता वाला देश जो होता है उसे विकसित देश कहते हैं। जो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है, खपत कम होता है, उत्पादन ज्यादा होता है, तो उस देश को विकसित देश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
साबुन तथा डिटर्जेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो साबुन और डिटर्जेंट का जो प्रमुख कच्चा माल है वो पशु वसा है। पशु वसा मतलब जानवरों का जो चर्बी होती है उसे पशु वसा कहा जाता है। तो वही डिटर्जेंट और साबुन का प्रमुख कच्चा माल है। अगला प्रश्न, हमारे देश के कुशल वैज्ञानिक जब विदेश के विकसित देशों में नौकरी करने चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक है विसे विदेश के विकसित देशों में नौकरी करने जाते हैं तो उस चीज को, उस कंडीशन को, उस प्रक्रिया को प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसमें ब्रेन ड्रेन कहेंगे, हिंदी में प्रतिभा पलायन। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें। भारत जैसे विकासशील देश को चाहिए कि वह दूसरे विकसित देशों पर अपनी प्रौद्योगिकी निर्भरता कम करे। इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे? तो अगर भारत जैसे विकासशील देश को दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना है तो उसके लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाना होगा। अनुसंधान और विकास के कार्यों को बढ़ावा देना होगा। तो अगला प्रश्न है, किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से प्रायः क्या होता है? तो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज होती है, वर्तमान प्रणाली में सुधार होता है। तो ये दो के कार्य होते हैं, पहला उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज और दूसरा वर्तमान प्रणाली में सुधार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे देश में उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होने के क्या कारण है? तो हमारे देश के उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होने का जो मुख्य कारण है वो है नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाना। नई नई जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम होने का प्रमुख कारण है उत्पादकता का। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी क्या है? तो टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी क्या है? तो समस्याओं को सुलझाने में विज्ञान का अनुप्रयोग। जब किसी प्रॉब्लम को हम लोग सुलझाने में साइंस का सहारा लेते हैं तो उसे ही प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप FST 1 की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बता रखी है कि आपको FST 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और ऊपर आई बटन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको FST 1 की प्रिपरेशन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी क्या है? तो ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें तुरंत काम में लाए जाने के लिए तैयार आयातित प्रौद्योगिकी, वैसी प्रौद्योगिकी जो तुरंत काम में लाया जा सके और वो दूसरे से देशों से मंगाया गया हो, मतलब कि बना बनाया दूसरे देशों से हमने मंगा लिया और उससे डायरेक्ट यूज में ला रहे हैं, उसमें कोई भी अनुसंधान या खोज नहीं की गई है हमारे द्वारा, तो उसे चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब तैयार किया गया? तो वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव जो है वो 1958 में भारतीय संसद द्वारा तैयार किया गया और 1983 ईस्वी में इसका विस्तृत विवरण जो है वो प्रकाशित किया गया था। वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव 1958 में ये भारतीय संसद द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इसका जो विवरण और लागू किया गया वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी नीति क्या है? तो प्रौद्योगिकी नीति क्या है? तो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर न होने की दिशा में पहला कदम। प्रौद्योगिकी नीति है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर न होने की दिशा में पहला कदम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी नीति प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों के प्रयोग पर बल देती है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, प्रौद्योगिकी नीति यही वह नीति है जो प्रौद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों पर प्रयोग पर बल देती है, अपने संसाधनों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा जो समिति का गठन किया गया है उसका नाम है TPIC, यानी कि प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति, TPIC।
अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के 3 तरीके कौन कौन से? तो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का जो स्थानांतरण होता है उसके 3 तरीके जो हैं वो बताने हैं आपको। तो उसके 3 तरीके हैं, प्रौद्योगिकी का आयात, दूसरा है प्रयोगशाला से प्रयोग क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, और तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्यात। पहला आयात, दूसरा स्थानांतरण और तीसरा निर्यात, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास क्यों करना चाहिए? तो देश को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करना क्यों चाहिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है आत्मनिर्भर होने के लिए, दूसरा है नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और तीसरा है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए। पहला तो देश को अपने में आत्मनिर्भर होने के लिए, और दूसरा है कि वहाँ के नागरिकों के आधारभूत आवश्यकता जो है उनको पूर्ति के लिए, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है प्रौद्योगिकी का विकास के वो है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत किन देशों को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का निर्यात करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का जो निर्यात करता है वो बर्मा को, मलेशिया को, इथोपिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना, इन देशों को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का निर्यात करता है। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वो कैसी होनी चाहिए? तो पहला है मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग हो, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग हो, दूसरा है स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो, और तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण हो। तो इस टाइप की प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन वन लाइनर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इनकी पीडीएफ चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की पीडीएफ पाने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 30 विज्ञान और प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स को। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में नए आविष्कार 1 में देखा था, जिनमें हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर और नाभिकीय विखंडन, संलयन, ये सब चीज़ों को देखा था। तो इसमें हम उससे आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि FST 1 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो हमने इस चैनल पे पहले ही बना रखी है। अगर आप FST 1 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर और ऊपर आई बटन पर दे रखी है। आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से FST 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कुचालकों से ज़्यादा होती है और सुचालकों से कम होती है, मतलब जो ऐसे पदार्थ जिनकी जो चालकता जो होती है वो कुचालक और सुचालक के बीच में होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धचालकों के उदाहरण। तो अर्धचालक जो होते हैं उनके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो अर्धचालक जो हैं वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, ये सब जो हैं अर्धचालकों के सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब शुद्ध अर्धचालक होता है तो वो एक इंसुलेटर की तरह ही व्यवहार करता है जो शुद्ध अर्धचालक होता है, लेकिन उसमें अशुद्धियां जब मिला दी जाती है तो उसकी चालकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो वो अशुद्धियां मिलाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। हिंदी में अपमिश्रण कहा जाता है, डोपिंग। याद रखिएगा, अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत धारा का चालन किस दिशा में होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड जो कि अर्धचालक से ही बना होता है, उसमें विद्युत धारा का जो चालन होता है वो किस दिशा में होता है? तो वो होता है केवल एक ही दिशा में। एक दिशा में वो विद्युत चालक की धारा जा तो सकती है परंतु उससे वापस नहीं आ सकती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अकेला चिप जिस पर एक निश्चित पैटर्न में अर्धचालक साधनों की बड़ी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो अर्धचालकों के जो बहुत बड़ी संख्या एक चिप में इंटीग्रेटेड कर दी जाती है तो उसे एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है।
इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्देशों या प्रोग्रामों का वह सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है उसे क्या कहते हैं? तो निर्देशों और प्रोग्रामों मतलब इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के काम आता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम अपने छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे नहीं देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कितनी यूनिट होती है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर के 5 यूनिट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और कुछ गलत रह सकते हैं। तो पहला है निवेश यानी कि इनपुट, दूसरा है निर्गम यानी कि आउटपुट, और तीसरा है नियंत्रण यूनिट यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है स्मृति यानी कि मेमोरी, और पांचवा है अंक गणित और तर्क यूनिट यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये 5 यूनिट याद रखिएगा कंप्यूटर के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेसिक, फोर्टोन, कोबोल, पास्कल इत्यादि क्या है? तो ये सब जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। बेसिक, फोर्टोन, कोबोल, पास्कल। अगला प्रश्न, रोबोट क्या है? तो रोबोट के बारे में काफी सुना होगा आपने। रोबोट क्या होता है? तो रोबोट एक कंप्यूटरीकृत, बहुप्रयोजनीय और पुनः प्रोग्रामित होने वाली मशीन है। तो एक कंप्यूटर से चलने वाली जिसका बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिनसे बहुप्रयोजनीय और पुनः प्रोग्रामिंग मतलब उसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है कुछ नए कार्य करने के लिए, तो उसे हम लोग, उस मशीन को हम लोग रोबोट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्राप्त संकेतों को समझकर और प्रोसेस करके कंप्यूटर यदि एक ऐसा निर्गम यानी कि आउटपुट देता है जो लगे कि किसी मनुष्य ने दिया है तो वह कैसा कंप्यूटर कहलाएगा? तो उस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर क्या होता है कि संकेतों को समझता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है, और वो आउटपुट ऐसा होता है जो सोच समझ कर दिया हुआ होता है जैसा कि मनुष्य देते हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मनुष्य की भांति वो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी और प्रौद्योगिकी की शाखा जो निर्वात, गैस और अर्धचालकों आदि में इलेक्ट्रॉन की गति से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो उस ब्रांच को, उस शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, जिसमें कि अर्धचालकों के में इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विशेष तंतु जिसमें से प्रकाश किरण पुंज द्वारा संकेत संप्रेषित किए जाते हैं, तो उस तंतु को क्या कहते हैं? तो उस तरह के तंतु जिनमें प्रकाश के द्वारा संकेतों का संप्रेषण किया जाता है तो उसे ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं, हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, जीन संबंधन क्या है? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना। तो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना ही जीन संबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह अर्धचालक युक्ति जो संकेतों को प्रवर्धित करने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? तो वैसा सेमीकंडक्टर जिससे सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी संकेतों का प्रवर्धित किया जाता है, तो उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। अगला, उत्पादन का वह प्रकार जिसमें श्रम की तुलना में पूंजी का अनुपात बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस तरह के जो उत्पादन है उसे पूंजी प्रधान उत्पादन कहते हैं, जिसमें कि पूंजी का अनुपात बड़ा होता है श्रम की तुलना में। तो दोस्तों ये थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सब पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये मेरी मेहनत थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है और आपको अगर इससे कुछ भी बेनिफिट होता है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिससे मुझे आगे की वीडियोस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। एक सब्सक्राइब करिएगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहेंगी और इग्नू से रिलेटेड जानकारियाँ समय समय पे आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मुझे मोटिवेट रखिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाता रहूं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं वन लाइनर्स की तरफ। पहला वन लाइनर है कि 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था। तो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप FST 1 के MCQ वन लाइनर्स की PDF ई बुक को लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ले सकते हैं। उस FST 1 के ई बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स इसी तरह के मिल जाएंगे, जो कि लगभग 800 क्वेश्चन का कलेक्शन है। उसके अलावा उसी PDF में आपको प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 के पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में और रिवीजन करने में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हों। तो FST MCQ ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस के साथ उससे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के संविधान में किस प्रकार के समाजवाद की व्याख्या की गई है। तो हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुपाती न्याय और अवसर प्राप्त हो। उस समाजवाद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुपात में न्याय और अवसर प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की संपदा को खोलने की कुंजी किसने दी है। तो प्राकृतिक संसाधनों को खोलने, उसे प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की जो चाबी कुंजी है वो हमें विज्ञान ने ही प्रदान की है। अगला प्रश्न, एक आदमी निर्धनता रेखा के नीचे आता है जब वह प्रतिदिन कितने कैलोरी नहीं जुटा पाता है। तो वो अपने भोजन में जब 1500 कैलोरी नहीं जुटा पाता है प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति को हम निर्धनता रेखा के नीचे का व्यक्ति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम किस देश को विकसित देश कहेंगे। तो विकसित देश किसे कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादकता वाला देश जो होता है उसे विकसित देश कहते हैं। जो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है, खपत कम होता है, उत्पादन ज्यादा होता है, तो उस देश को विकसित देश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साबुन तथा डिटर्जेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो साबुन और डिटर्जेंट का जो प्रमुख कच्चा माल है वो पशु वसा है। पशु वसा मतलब जानवरों का जो चर्बी होती है उसे पशु वसा कहा जाता है। तो वही डिटर्जेंट और साबुन का प्रमुख कच्चा माल है। अगला प्रश्न, हमारे देश के कुशल वैज्ञानिक जब विदेश के विकसित देशों में नौकरी करने चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक है विसे विदेश के विकसित देशों में नौकरी करने जाते हैं, तो उस चीज को, उस कंडीशन को, उस प्रक्रिया को प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसमें ब्रेन ड्रेन कहेंगे, हिंदी में प्रतिभा पलायन। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें। भारत जैसे विकासशील देश को चाहिए कि वह दूसरे विकसित देशों पर अपनी प्रौद्योगिकी निर्भरता कम करे। इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे। तो अगर भारत जैसे विकासशील देश को दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना है तो उसके लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाना होगा। अनुसंधान और विकास के कार्यों को बढ़ावा देना होगा। तो अगला प्रश्न है, किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से प्रायः क्या होता है। तो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज होती है, वर्तमान प्रणाली में सुधार होता है। तो ये दो के कार्य होते हैं, पहला उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज और दूसरा वर्तमान प्रणाली में सुधार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होने के क्या कारण है। तो हमारे देश के उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होने का जो मुख्य कारण है वो है नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाना। नई नई जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम होने का प्रमुख कारण है उत्पादकता का। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी क्या है। तो टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी क्या है। तो
समस्याओं को सुलझाने में विज्ञान का अनुप्रयोग। जब किसी प्रॉब्लम को हम लोग सुलझाने में साइंस का सहारा लेते हैं तो उसे ही प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप FST 1 की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बता रखी है कि आपको FST 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और ऊपर आई बटन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको FST 1 की प्रिपरेशन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी क्या है? तो ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें तुरंत काम में लाए जाने के लिए तैयार आयातित प्रौद्योगिकी। वैसी प्रौद्योगिकी जो तुरंत काम में लाया जा सके और वो दूसरे से देशों से मंगाया गया हो, मतलब कि बना बनाया दूसरे देशों से हमने मंगा लिया और उससे डायरेक्ट यूज में ला रहे हैं, उसमें कोई भी अनुसंधान या खोज नहीं की गई है हमारे द्वारा, तो उसे चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब तैयार किया गया? तो वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव जो है वो 1958 में भारतीय संसद द्वारा तैयार किया गया और 1983 ईस्वी में इसका विस्तृत विवरण जो है वो प्रकाशित किया गया था। वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव 1958 में ये भारतीय संसद द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इसका जो विवरण और लागू किया गया वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी नीति क्या है? तो प्रौद्योगिकी नीति क्या है? तो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर न होने की दिशा में पहला कदम। प्रौद्योगिकी नीति है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर न होने की दिशा में पहला कदम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नीति प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों के प्रयोग पर बल देती है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, प्रौद्योगिकी नीति यही वह नीति है जो प्रौद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों पर प्रयोग पर बल देती है, अपने संसाधनों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा जो समिति का गठन किया गया है उसका नाम है TPIC, यानी कि प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति, TPIC। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के 3 तरीके कौन कौन से? तो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का जो स्थानांतरण होता है उसके 3 तरीके जो हैं वो बताने हैं आपको। तो उसके 3 तरीके हैं, प्रौद्योगिकी का आयात, दूसरा है प्रयोगशाला से प्रयोग क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, और तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्यात। पहला आयात, दूसरा स्थानांतरण और तीसरा निर्यात, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास क्यों करना चाहिए? तो देश को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करना क्यों चाहिए? इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है आत्मनिर्भर होने के लिए, दूसरा है नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और तीसरा है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए। पहला तो देश को अपने में आत्मनिर्भर होने के लिए, और दूसरा है कि वहाँ के नागरिकों के आधारभूत आवश्यकता जो है उनको पूर्ति के लिए, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है प्रौद्योगिकी का विकास के वो है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत किन देशों को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का निर्यात करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का जो निर्यात करता है वो बर्मा को, मलेशिया को, इथोपिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना, इन देशों को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का निर्यात करता है। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वो कैसी होनी चाहिए? तो पहला है मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग हो, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग हो, दूसरा है स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो, और तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण हो। तो इस टाइप की प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन वन लाइनर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इनकी PDF चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की PDF पाने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी।